चलिए छात्रों, तो कविता का आगे का जो भाग है हम देखेंगे। तोड़ती पत्थर कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद जो जगह है, तो वहाँ पर बीच मार्ग में उन्होंने एक तोड़ती हुई पत्थर जो स्त्री है उसका उन्होंने देखा है, या फिर उनकी जो स्थिति है उन्होंने देखा है। तो उस स्त्री की जो मनस्थिति है उससे लेकर वो वर्णन कर रहे हैं। तो उनके अनुसार जो है यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर बैठकर काम कर रही है, न छाया है न कुछ है, तो ऐसे ही बिना पेड़, मतलब पेड़ के तले, जिसके तले वो बैठी है, तो वहाँ पर पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, न छाया है। और उनका जो शरीर है, तो वो जो है उनका शरीर श्यामतन है, मतलब काले रंग का शरीर है, और वो जो है पूर्ण यवनावस्था में है। तो यवनावस्था की युवती है, बैठकर अपना काम कर रही है, और उनकी जो नयन है, आंखें से लेकर जो भी उनके मन और शरीर है काम में लगा है, व्यस्त है। और उनके हाथ में जो है भारी भरकम का हथौड़ा है, जिसके द्वारा वो बार बार प्रहार कर रही है, चोट दे रही है। तो बार बार प्रहार करेगी, चोट डालेगी, तभी मात्र जो है वो पत्थर टूटेगा, पत्थर टुकड़ों में बंटेगा, नहीं है तो नहीं। मतलब उनका काम भी जो है वैसे ही भारी है, जैसे उनके हथौड़े के समान है। लेकिन जहाँ पर वो बैठकर काम कर रही है, उनके सामने जो है पेड़ दिखाई दे रहे हैं, भवन दिखाई दे रहे हैं, महल है, सब कुछ है। वहाँ पर चार दीवारी है। जो बड़े बड़े महलों में कौन रहते हैं? बड़े लोग ही रहते हैं। तो वो लोग वहाँ पर सामने दिखाई दे रही है, और ये स्त्री यहाँ पर बैठकर खुद जो है वो काम कर रही है। तो आगे का भाग हम लोग देखेंगे। देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। तो यहाँ पर जहाँ बैठकर वो काम कर रही थी, तो वहाँ पर क्या है? चढ़ रही थी धूप, धूप चढ़ रही थी, मतलब दोपहर का समय है, दोपहर होने वाला है, फिर समय दोपहर का है। तो इस कारण से क्या हो गया है? धूप चढ़ रही थी, चढ़ना ज़्यादा होना है, पड़ना है। तो बढ़ रहा था धूप गर्मियों के दिन, वो भी क्या है? गर्मियों के दिन। देखिए, मानव की मनस्थिति ऐसी है, कोई भी क्या हम मौसम को हो सकता है, वातावरण को हम सहन नहीं कर पाते। ज़्यादा बारिश होता है तो हमें सहन नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी लगती है हमें सहन नहीं होता है, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो भी जो है हमें सहन नहीं होता है। इस स्थिति में हम लोग हैं। तो मानव की मानसिकता ही ऐसी है। तो अभी जो है यहाँ पर दोपहर के समय में वो काम कर रही है, वो भी कहाँ पर? गर्मियों के दिन। कौन सा समय है? गर्मियों के है, गर्मी का दिन है। तो गर्मियों का दिन है, और उस समय जो है वो धूप भी चढ़ रहा है ऊपर से। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा दिन है, दिन के अर्थ में, दिनकर के अर्थ में है। दिन मतलब सूर्य है, सूरज निकल कर आता है दिनकर। तो उनके यहाँ पर तमतमाता रूप, सूरज जो है लाल, तमतमाना ज़्यादा लाल होना है, मतलब ज़्यादा उसके गर्म करने से जिस तरह वो उब कर या फिर उबल कर जिस प्रकार उसकी गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, वैसे है तमतमाना, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा गर्मी के कारण उनका लाल होना है। तो सूर्य भी जो है गर्मी के कारण है, दोपहर का समय है, ज़्यादा गर्म हो गया है। तो आप अभी थोड़े दिनों में गर्मी भी लग जाती है, अभी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत गर्मी, तो आप देख सकते हैं। तो दोपहर के समय किस तरह की स्थिति रहती है बाहर। तो इस तरह गर्मी की स्थिति में जो है दीवा का, दिन का जो है तमतमाता लाल होने का रूप जो है हम लोग देख रहे हैं। उठी झुलसाती हुई लो। तो देखिए, उठी झुलसाती हुई लो, झुलसाना मतलब हिलाने वाला है। महफिल बहुत तेज़ी से, बहुत ही मतलब उसकी जैसे गति ज़्यादा होती है, उसके लिए है झुलसाती हुई लू। लू किसके लिए कहा जाता है? लू गर्म हवा के लिए कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। गर्मियों के दिन का अगर आपके पास अभाव, क्षमा कीजिए, आपके लिए एहसास है, गर्मियों के दिन का अगर आप लोगों ने महसूस किया है, तो दोपहर के समय अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पर देखिए, तो उस गर्मी को हम लोग महसूस करते हैं, और कभी कभार उस गर्म हवा ही जो है वहाँ पर चलते रहता है, इतना वहाँ पर गर्मी छाया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो स्त्री काम कर रही है, दोपहर का समय है, ऊपर से गर्मियों का दिन है, ऐसे समय में बैठकर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो हवा उठ रही है, तो हवा भी जो है गर्म हवा वहाँ पर निकल रही है। तो इसलिए वो कहते हैं उठी झुलसाती, वहाँ पर लू है, लू गर्म हवा है, गर्म या फिर गर्मी से भरी हुई हवा जो होती है उसके लिए लू कहा जाता है। जैसे
आग वगैरह लगाया जाता है ना, तो आग वगैरह लगाए जाने पर देखिए उनके थोड़ी बहुत हम नज़दीक जाएंगे तो गर्मी वो जिस प्रकार आती है उस हवा के कारण, उस तेजी के कारण या फिर आग के कारण जिस तरह उस गर्मी का महसूस हम करते हैं, ये गर्मियों के दिन भी हम लोग महसूस करते हैं बिना आग के भी। तो उतना जो है वहाँ पर गर्म हुआ होता है बाहर का समय में, जो अब मैदान में खुले मैदान में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये स्थिति जो है उस युवती की है, उस युवती की स्थिति या फिर जिस तरह वो काम कर रही है इस स्थिति में वो काम कर रही है। रुई जो जलती हुई भू, रुई, रुई का अर्थ, रुई जानते होंगे आप लोग, रत्ती जो हम कहते हैं, कॉटन या फिर हत्ती हम कहते हैं कन्नड़ में, वो है रुई हुई जलती हुई भू, रुई के समान, रुई जानते हैं ना, रत्ती जो हम कहते हैं। तो वो अगर देखिए कि कैसे होता है, एक एक कण जो है उसके एक एक धागा किस प्रकार का होता है, रुई का, अगर उसके लिए थोड़ा भी अगर आग लग जाती है तो कैसे होगा, आग एकदम से उसे पकड़ लेता है और चढ़ने लगता है या फिर फैलने लगता है। तो जैसे जो है जिस प्रकार गर्म हो जाता है वैसे जलती हुई भू, जलना मतलब आग के कारण जो जलता है उसके लिए, ताप के लिए है, भू भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए है। तो देखिए कवि यहाँ पर कहते हैं रुई जो जलती हुई भू, रुई के समान हमारी भू है, पृथ्वी है, तो वो जो है जल रही है, इतना ताप जो है बढ़ रहा है, इतनी गर्मी जो है बढ़ रही है। तो वहाँ के मौसम का जो है यहाँ पर कवि कह रहा है। गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो देखिए इस समय में गर्द चिनगी छा गई, उनका गर्दन एक प्रकार से गर्दन जो है चिनगी के समान छा गई। तो बार बार वो प्रहार कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है, तो अपने काम में वो लीन है। तो जिस प्रकार उनका काम चल रहा है, क्रिया चल रही है, तो उस समय उनको लग रहा है, कवि की भावना में है ये, कवि के विचार में है। तो वहाँ पर दोपहर का हो गया है समय, गर्मी के दिनों में दोपहर का समय स्थिति क्या होती है आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए। तो उस समय जिस प्रकार वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था, तो वो जो है दोपहर के समय होने के कारण पूर्ण रूप से गर्म हवा ही निकल रही थी, झुलसाती लू ही जो है वहाँ पर निकल रही थी। उस गर्म हवा के साथ साथ क्या हो गया था, हाँ जो भूभाग है या फिर हमारी ये जो भूमि है, भूमाता है, रुई के समान जल रही है, इतना ताप जो है बढ़ रहा है। प्रायः कवि के लिए लग रहा है पूर्ण रूप से दोपहर हो गया है, पूर्ण रूप से दोपहर का समय जो है वहाँ पर छा गया है, और इस कारण से उनका गर्दन जो ऊपर नीचे होते हुए वहाँ पर काम चिनगी के समान काम कर रहा है। तो उन्हें देखकर लग रहा है कि वह पत्थर तोड़ रही है, वह पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो इतना सब कुछ वहाँ पर स्थिति है, फिर भी उस स्त्री के काम में कोई बाधा नहीं है, तो उस स्त्री के काम में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने काम में ही व्यस्त होकर, अपने काम में ही लीन होकर लगातार काम कर रही है। दूर खड़े जो लेखक है, कवि है, उनको देख रहे हैं, तो उसे देखकर उनके मन की भावनाएं ऐसे निकल रहे हैं। तो देखिए धूप चढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रहा है, वो भी गर्मियों के दिन हैं, और ऊपर से क्या है, दिन का तमतमाता रूप दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से लाल होने का मतलब सूरज पूर्ण रूप से प्रखरता से वहाँ पर छा गया है, इस कारण से पूर्ण रूप से लाल हुए जैसा जो है वहाँ पर गर्म हवा जो है निकल रही है, और ऊपर से जो है भूमि रुई के समान जल रही है, और उनकी जो गर्दन है तो चिनगी के समान जो है बार बार उस प्रहार के साथ अपने काम में लीन है। ऐसे व्यस्त वो वहाँ पर बैठी हुई है, तो दोपहर का समय होने के बाद भी अपने काम में लीन होकर वो जो है पत्थर तोड़ने का उनका काम का जो सिलसिला है उसे जो है वो जारी रखी है। आगे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उसे उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। तो देखिए देखते देखा मुझे तो एक बार, जैसे वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, दूर खड़े कवि है, तो जैसे वो पत्थर तोड़ रही थी, एक बार ऐसे ही उसकी नज़र जो है कवि की तरफ जाती है, काम कर रही है, अपने काम में लीन होकर अब तक करे। इतना दोपहर का समय हो गया, गर्मी चढ़ गई थी, सब कुछ था ना, बैठकर वहाँ पर काम कर रहे, न छाया है न कुछ है, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं वहाँ पर गर्मी के समय बीच दोपहर के वहाँ पर मैदान में बैठकर वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है ऊपर से, तो पत्थर भी गर्म हुआ होगा, तो उस गर्म पत्थर
पत्थर के साथ वो काम कर रही है, ना छायादार कुछ है, ना पेड़ है, ना कुछ भी है उनके लिए। तो जिस प्रकार वहाँ बैठकर काम कर रही है, तो ऐसे ही बैठकर काम करते हुए एक नज़र जो है उसकी कवि की ओर चला जाता है, कवि की तरफ जो है वो देख लेती है। देखते देखा मुझे एक बार, तो एक बार जो है उसे उन्होंने देखा कवि की तरफ से। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, तो देखिए छिन्न तार का अर्थ बनता है जो काटा हुआ होता है। तार धागा है, धागा मतलब रुई का धागा नहीं कहते हैं, या फिर उसके लिए लोहे का जो होता है। अगर आप संगीत के प्रेमी हैं, संगीत के वाद्यों को अगर आप जानते हैं, सितार, वीणा वगैरह होता है, तो उनके जो तार लगे होते हैं स्वर निकलने के लिए या फिर निकालने के लिए तार लगाया होता है, सितार के लिए या फिर वीणा के लिए। देखिए कैसे वो बजाते रहते हैं ना, वो तार है, ठीक है। तो उस तार के संदर्भ में है ये छिन्न तार, अर्थ बनता है जो कटा हुआ, जो टूटा हुआ तार होता है उसके समान। तो देखिए अर्थ है संगीत के संदर्भ में उन वाद्यों के साथ स्वर निकाला जाता है, जैसे सितार वगैरह बजाया जाता है, बजाते संदर्भ में स्वर के साथ जो है गायन होता है, स्वर एक प्रकार से मधुर स्वर निकल रहा होता है। तो देखिए एकदम से अगर वो तार टूट जाता है तो किस प्रकार उस स्वर में भिन्नता आ जाती है, स्वर टूट जाता है, स्वर बिखर जाता है, या फिर मधुर स्वर जो है अपस्वर में बदल जाता है। सही है। अगर म्यूजिक अच्छे से नहीं आया तो स्वर ठीक से नहीं आता है, वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है, बेसुर लगता है। तो अभी स्त्री के संदर्भ में ये हो रहा है, तो बार बार वो हथौड़े से, अपनी भारी हथौड़े से प्रहार कर रही थी। एक बार एकदम से उसे ऐसे ही ख्याल आया, ऐसे ही जो है अचानक से अपने सिर उठाकर जो है वो कवि की तरफ देख लेती है, उस भवन की तरफ देख लेती है जहाँ पर उनके सामने दिख रहा था। जैसे उनकी नज़र हट जाती है अपने काम से, एक पल के लिए देखिए, एक सेकंड के लिए अगर ऐसे नज़र हट गई और उससे क्या हो गया, उनका बार बार पत्थर तोड़ने का ये जो काम का तार था वो टूट जाता है, वो काट जाता है, वो बिखर जाता है। कवि कहते हैं उस भवन की ओर, उस भवन की ओर भी उन्होंने देखा, तो उसके कारण से क्या हो गया, तार टूट गया, छिन्न तार, तार जो है टूट गया। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। देखिए जैसे वो तार टूट गया उनका, मतलब बार बार प्रहार करने का तार, वो जो स्वर टूट गया तो वहाँ पर बिखर गया, उसका काम बिखर गया, फिर अस्त व्यस्त हो गए, एक पल के लिए चंचल हो गया, तो वही सिलसिला जारी नहीं रहा। तो उसके कारण से क्या हो गया, देखकर कोई नहीं, तो कोई नहीं है ये देखकर, मतलब यहाँ पर कोई, उनके आजू बाजू में अगल बगल में कोई नहीं है ये देखकर, देखा मुझे उस दृष्टि से, कवि की ओर ऐसी दृष्टि से वो देखती है, और कोई नहीं है वहाँ पर। दूर से वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे, बड़े बड़े भवन हैं, और रास्ते से निकलते हुए कवि एकमात्र वहाँ पर खड़े हैं। तो रास्ते से निकल रहे कवि है, कवि की ओर जब वो देखती है, एक बार देखती है, भवन की तरफ देखती है, उनका तार टूट गया, मतलब काम करने का सिलसिला बंद हो गया, टूट गया, वो स्वर बिखर गया। तो इस कारण से अगल बगल में और कोई नहीं है ये देखकर कवि की तरफ ऐसी नज़र देखती है जैसे जो मार खा रोई नहीं। मार खाने के बाद भी हम रोते नहीं, कभी कभार होता है, गलत करने से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, अगर हमें मार पड़ी है, तमाचा पड़ा है, उसके बाद भी हम रोने की स्थिति में नहीं रहते हैं ना, जिस तरह की स्थिति में हम होते हैं, तो उस भाव से जो है वो कवि की तरफ देख रही है। तो मतलब मार खा रही है, गरीबी की मार खा रही है, वो भूख की मार खा रही है, वो अंदर से है, वो गर्मी में बैठकर काम कर रही है। क्यों ज़रूरत थी उसे इस दोपहर में, इस तरह की गर्मी के दिन में जाकर बैठकर पत्थर तोड़ने की क्या ज़रूरत है उसे, क्योंकि पेट पालना है उसे, अपने पेट पालना है, अपने परिवार चलाना है, क्योंकि युवावस्था की है, युवती है, वो परिवार है उनका, तो परिवार चलना है तो काम करेगी तब भी जो है उनका परिवार चलता है। ये काम छोड़ेगी तो उसका उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, ये मजदूरी है, मजदूरी का काम कर रही है ये, अगर वेतन नहीं मिलेगा परिवार को कैसे पालेगी, अपना पेट कैसे ये पालेगी। तो इसलिए कभी यहाँ पर कह रही है उनके स्वर में जो है छिन्न तार, छिन्न हो गया है, छिद्र हो गया, वो टूट गया, बिखर गया उनका जो तार। तो उस समय और कोई नहीं है ये देखते हुए कवि की तरफ ऐसे देखती है जैसे मार खाने के बाद भी रोने की स्थिति में नहीं होते हैं। देखिए कैसी स्थिति होगी उस समय, हम रोना चाहते हैं, हमारे
दुख को बाहर निकालना चाहते हैं, मार खाते हैं, मतलब अगर कष्ट की स्थिति है, दुख का समय है, हमारे पास दुख है या फिर हमारे अंदर दुख भरा हुआ है, पीड़ा है, पीड़ा को कैसे हम बाहर निकालते हैं? आंसुओं के जरिए रोकर ही हम निकालते हैं। जब पूर्ण रूप से पीड़ा में है, दुख में है, रोने के लिए हमें नहीं है, तो क्या होगी स्थिति? तो वही भाव जो है कवि यहाँ पर व्यक्त कर रहा है स्त्री के संदर्भ में। तो मार खाने के बाद भी रोते नहीं है, ऐसे स्थिति में कवि को देखकर जो है वो वहाँ पर उनकी नज़र जो है ऐसे वो मिलाती है। देखिए अंत का है, सजा सहज सितारा। इस ये सब कुछ ही क्षणों के लिए हो गए, ये सब मतलब बहुत समय के लिए, लंबा समय नहीं चला है। जैसे वो प्रहार कर रही थी, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए उनका तार छूट जाता है, कवि की तरफ ध्यान जाता है, भवन की तरफ ध्यान जाता है, एक दो नज़र इधर उधर वो देखती है, तो इस कारण से उनका प्रहार का जो तार है टूट गया। तो लेकिन थोड़े ही क्षण में जो है फिर से वो संभल लेती है, फिर से सजा, फिर से सज गया, सहज सितार, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से सितार। देखिए सितार का उदाहरण उन्होंने दिया है, सितार जैसे तार जो टूट जाता है तो उस तार को फिर से हम लोग बांध लेंगे तो क्या हो जाता है, तार को बांधने से फिर से स्वर आने लगता है। ठीक तरह से अगर उसके अनुसार वो बांध लेंगे तो तार के अनुसार फिर से स्वर आएगा, फिर से अपस्वर तो नहीं आएगा। तो उसी प्रकार इस स्त्री की जो है वो जो प्रहार का तार था, वो प्रहार की जो चोट थी, वो जो आवाज़ थी बिखर गई थी, अब फिर से अपने आप वो संभलती है, अपने आप फिर से वो काम में लीन होती है, फिर से काम कर रही है, वो काम करना छोड़ी नहीं है, अपने काम में फिर से वो व्यस्त होती है। इसलिए वो कहते हैं, सितार का उदाहरण देते हुए कहते हैं, सजा सहज सितार। सितार को जैसे हम सजा लेते हैं वैसे वो उनकी आवाज़ जो कटकट करने की, पत्थर तोड़ने की जो आवाज़ है, फिर से वो जो है ठीक हो जाता है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। देखिए कवि यहाँ पर कहता है, सुनी मैंने वह जो प्रहार का है, जो आवाज़ आ रही थी, टक टक जो पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती है, हथौड़े से तोड़ने पर कैसी आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ है जो कभी मैंने सुना नहीं था, जो सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, जो झंकार के समान उसे सुनाई दे रहा था। झंकार स्वर के संदर्भ में हम लोग कहते हैं, अच्छा स्वर निकल कर आता है उस संदर्भ में हम झंकार कहते हैं। जो गायन के संदर्भ में हम लोग कहते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं, उसके लिए जो झंकार होता है, उनकी जो स्वर निकल कर आते हैं, तो उसके लिए हम झंकार कहते हैं। तो उसके समान उस स्त्री के लिए, कवि के लिए उस समय वो जो बार बार हथौड़े से मारने का जो आवाज़ है, झंकार के समान लगता है, उतना मधुर जो है उसे लग रहा है, क्योंकि स्त्री की मजबूरी है, स्त्री को ज़रूरी है, स्त्री काम नहीं करेगी, ये बार बार प्रहार नहीं करेगी, पत्थर नहीं तोड़ेगी, तो आज का वेतन उसे नहीं मिलने वाला है, आज के पैसे उसे नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए फिर से वो अपने काम में लग जाती है। तो जैसे फिर से काम में लगती है, बार बार फिर से उनका वही है, क्या काम है, पत्थर तोड़ने का ही है, तो प्रहार उसे करना ही है, तो प्रहार कर रही है, तो वो जो आवाज़ है उसे सुनाई दे रहा है। तो कवि को फिर से वही सहजता से जैसे सितार को सजाते हैं, वैसे ही उनकी जो प्रहार का जो सिलसिला है, वो जो आवाज़ है शुरू हो जाता है और झंकार के समान कवि को जो है वो सुनाई पड़ रहा है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर। तो एक क्षण के बाद ये सब जो हो रहा था, तो एक ही क्षण में एक बार क्या हो गया, वो कांपी मतलब कांपना है, एकदम से हिल उठना है। सुघर, सुघर का अर्थ बनता है तो उसके एकदम से जैसे वो बैठी हुई थी, सुधर कर, अपने आप को संभल कर जो अर्थ आता है उस अर्थ में है। तो एक क्षण के लिए हम काम कर एकदम से ऐसे हम लोग शरीर को एकदम से हिला देते हैं ना, कांपने के बाद अगर किसी ख्यालों में खोए रहते हैं, किसी अलग विषय में ध्यान अगर लगाए होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, ज़्यादा मग्न होकर जब देख रहे थे, तो कोई आकर आपसे बात करेगा, आपको हिलाएगा, तो एकदम से कैसे हम लोग चौंक उठते हैं ना, तो वो है कांपी सुघर, मतलब एकदम से चौंक उठने के स्थिति में है। तो जैसे ये सब चल रहा था, तो उसी एक क्षण में क्या हो गया, एकदम से ऐसे वो चौंक उठती है। किस कारण से? ढुलक माथे से गिरे सीकर। ढुलक मतलब ढुलकना, लुढ़कना, गिरना है, मतलब कैसे गिरना, मतलब आगे कहते हैं, देखिए माथा मतलब माथा जो आप कहते हैं फोरहेड अप जो कहते हैं हने, तो वो है माथा। गिरे सीकर, सीकर का अर्थ पसीना है,
ज़्यादा परिश्रम करेंगे, दोपहर के इसमें रहेंगे हम लोग, तो वो जो है पसीने के समान वो गिरता है, पसीने की भांति वो गिरता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कवि कह रहा है ढुलक माथे से, ढुलकना मतलब ऐसे जो उतरता है, पसीना कैसे हमारे माथे से उतरता है ना, तो वैसे जो है उनके माथे से ढुलक रहा है, लुढ़क रहा है, क्या है, पसीना, उनके माथे से पसीना जो है गिर रहा है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, तो उनके माथे से पसीना गिरा, पसीने की बूंद उनके शरीर पर गिरा। कहाँ गिरेगा, वो आकर हमारे शरीर पर ही गिरेगा ना। तो जैसे उनके पसीने की बूंद उनके शरीर पर गिरे, तो इसी कारण से एकदम से वो चौंक उठती है, कांप उठती है, क्योंकि अभी एक क्षण के लिए उनका इस तरह अपना काम करना जो है बंद हो गया था, फिर से वो चालू कर देती है अपना काम, फिर से वो आवाज़ शुरू हो जाता है। तो उसी एक क्षण में जो है वह पसीना, मतलब दोपहर का समय है, गर्मी का समय है, इस कारण से जो है उनको पसीना आ गया था। तो पसीने की बूंद जब उनके शरीर पर, बदन पर गिर जाती है, तो उसके कारण से क्या हो गया, पसीने के कारण से उनके शरीर जो है कांप उठा था। फिर जो है उसके बाद फिर अपने काम में लीन हो गए, एक क्षण के लिए कांप गई, हो गया, पसीना आ गया, तो उसके बाद फिर अपने काम में लीन हो गई है, अपने काम में मग्न हो गई। जैसे कि फिर से जैसे मैं तोड़ती पत्थर में तोड़ने वाली, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री हूँ, ये संबोधित करते हुए फिर से अपने काम में जो है वो मग्न हो जाती है, लीन हो जाती है। तो कवि यहाँ पर जो है इस कविता के जरिए ये भाव जो है व्यक्त करना चाहते हैं। तो कवि यहाँ पर कविता के या फिर इस कविता के संदर्भ में कवि यही कहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, खास तौर पर जो मजदूर लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम के लिए नहीं जाते, इस प्रकार काम नहीं करते, क्या होगा उनका, सोचिए, वेतन नहीं मिलेगा। मजदूरी मतलब कैसे, दिन का वेतन उनको मिलता है, रोज़ का उनको रोजगारी का दिन का वेतन मिलता है। अगर एक दिन का वेतन नहीं मिलेगा तो उस दिन वो उनको भूखे ही रहना पड़ता है, उनको भूखा ही रहना है। फिर अगले दिन काम मिलने तक, काम होने तक फिर से उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे समाज में। तो ऐसे लोगों के प्रति जो है दया का भाव या फिर सहानुभूति जो है निराला जी व्यक्त कर रहे हैं। एक स्त्री को वो देखे हैं, दोपहर के समय में, भरी दोपहर है, गर्मी का दिन है, गर्मी चढ़ रही है, ऐसे समय में वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, वो भी बहुत ही भारी भरकम हथौड़ा लिए काम कर रही है। देखिए, भारी भरकम हथौड़ा लेकर काम करना हम मर्दों को लेकर को कहते हैं, या फिर मर्द का काम है हम लोग कहते हैं। यहाँ पर स्त्री है, उनकी मजबूरी है कि वो काम करे, अपना काम करेगी तभी वो परिवार को संभालेगी, उनको काम करना ही है। देखिए कैसे बैठकर वो काम कर रही है, जहाँ पर बेटी है न छाया है न कुछ है, मतलब आराम से बैठकर वो काम कर रही है, फैन लगाकर काम कर रही है, नहीं है, दोपहर के समय में वो काम कर रही है, न छाया है न कुछ है, न पेड़ भी है, मतलब पेड़ के बैठकर नीचे ही बैठकर काम करना है, ये सोचकर वो काम नहीं कर रही है। तो जहाँ भी मिला है उनको जहाँ भी काम करना है वहाँ बैठकर वो काम करे। लेकिन ठीक उनके सामने क्या है, बड़े बड़े बंगले वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन वो बंगले कहाँ पर हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। तो उन भवनों का निर्माण कौन किया है, यही लोगों ने किया है। लेकिन उनकी स्थिति ठीक से बैठकर जो है वो वहाँ पर खा भी नहीं सकते हैं, ये स्थिति है। उनका काम भी इस तरह की कठिन स्थिति में होता है। देखिए कवि किस तरह दोपहर का वर्णन करते हैं, इतनी बड़ी दोपहर है, इतनी गर्मी वहाँ पर छा गई है, गर्म हवा निकल रही है, दिन के तमतमाते रूप जो है वहाँ पर बना हुआ है, पूर्ण रूप से लाल हो गया है, इतनी गर्मी है वहाँ पर, लू जो गर्म हवा निकल रही है, फिर भी जो है अपने काम को नहीं छोड़ी है, अपने काम में ही वो व्यस्त है। जिस प्रकार स्त्री वहाँ पर काम कर रही है, तो उसके संदर्भ में वो कहते हैं इस भरी दोपहर में जिस तरह वो काम कर रही है, तो अपने काम में लीन होकर काम में ही ध्यान लगाकर वो कर रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, काम पूरा करना है, वेतन लेना है, अपना परिवार संभालना है। इस कारण से है एक क्षण के लिए उनका जो है ये नज़रिया टूट जाता है, दृष्टि टूट जाती है, तो उसके कारण से जैसे हो जाता है, मतलब वो वहाँ पर उनका जो तार है टूट जाता है, उसकी जो आवाज़ है बार बार प्रहार करने का, चोट ले देने का जो आवाज़ थी वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो कुछ ही क्षणों में फिर से अपने आप को संभाल लेती है, कवि की तरफ जहाँ पर खड़े हैं, कवि इनको देख रहे थे, उनकी तरफ नज़र ला कर देखती है, जैसे मार खाकर रोने की स्थिति में भी नहीं है।
तो मार खाई है, गरीबी की मार खाई है वो, लेकिन रो नहीं सकेगी, आंसू नहीं बहा सकेगी, क्योंकि रोएगी तो काम नहीं होगा, काम पूरा नहीं करेगी तो कैसे है। उनके लिए मजबूरी है, ये करना ही है, आवश्यकता है, ज़रूरी है, तो उसे जो है उसे करना ही है। फिर एक क्षण में सुधर कर सहजता से, जैसे सितार सज जाता है फिर से स्वर निकलता है, वैसे अपने काम में लीन होकर प्रहार करने का स्वर फिर से आवाज़ सुनाने लगती है, फिर से अपने काम में लीन होती है और उसी एक क्षण में उनके पसीने के जो बूंद है वो गिरने लगते हैं। मतलब गर्मी है, पसीना आसानी से आने वाला है, इतना श्रम कर रही है, इतना परिश्रम में वो लीन है तो पसीना आएगा ही। उनके शरीर पर उनके ही पसीने गिरने पर एक पल के लिए वो काम उठती है कि ऐसे क्या हो गया, तो चौंक उठती है, फिर अपने आप को संभालते हुए फिर अपने काम में लीन हो जाती है, जैसे वो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री है। खुद वो उनका काम क्या है, पत्थर तोड़ने का काम मेरा है, ये दिखाते हुए अपने काम में लीन हो जाती है। तो ये भाव जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यहाँ पर व्यक्त किए हैं। तो दोपहर के समय का जो है भाव उन्होंने बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है, क्योंकि दोपहर के समय हम कभी बाहर जाना भी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे समय में ऐसे गरीब लोग जो है सिर्फ एक प्रतिनिधित्व कर रही है, एक स्त्री के संदर्भ में नहीं है, इस स्त्री को लेकर नहीं है मैं उनका उद्देश्य हो या फिर कहने का तात्पर्य ये नहीं है। ऐसे कई सारे हैं, कई सारी स्त्रियाँ हैं जो मजबूरी के कारण मजदूर बनकर काम कर रहे हैं, गरीबी है, जीवन चलाना है, उनको काम करना ही है। उनके साथ कई सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जो लोग इस तरह से इन लोगों से काम लेते हैं और आराम से बड़े बड़े भवनों में रहा करते हैं, जो बड़े बड़े महलों में हम लोग आराम से रहा करते हैं। तो उस तरह के वर्ग भेद जो हम लोग कहते हैं समाज में, मतलब ऊंच नीच की जो भावना है, आर्थिक दृष्टि से ऊंचा नीचा जो भेदभाव हम लोग करते हैं, उस भावना को लेकर जो है कवि यहाँ पर कह रहा है। तो कवि के अनुसार जो है हमारे समाज में ये जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक ये स्थिति रहेगी। जो आर्थिक संकट की स्थिति है या फिर आर्थिक तंगी की जो स्थिति है, इसीलिए इसे प्रगतिवाद कहा जाता है। समान रूप से हम समाज को नहीं देखते हैं या फिर समाज में समानता से हम लोग नहीं रहते हैं। तो इसी कारण से कवि यहाँ पर इन अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। तो कवि के लिए क्या है, फिर कवि के मन में क्या है कि वो जो है यहाँ पर अपने मन की भावना हमारे समाज की जो दुर्दशा है उस ओर है। आर्थिक संकट की स्थिति जो है, वर्गभेद की स्थिति जो रहा है, खास तौर पर गरीब लोगों की जो स्थिति रहा है वहाँ पर है। तो इस भेदभाव को मिटाना है तो हम लोगों को समानता की दृष्टि से देखना है। तो जब तक ये भेदभाव नहीं मिटेगा, जब तक वर्गभेद नीति जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक हमको इन सभी स्थितियों से या फिर इन सभी अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। मजदूर लोग मजदूरी बनकर रहेंगे, अमीर लोग अमीरी रहेंगे। ठीक है, उनके पास पैसा है, वो लोग घर बनाए हैं, यही लोग बना कर दिए, आराम से रह रहे, लेकिन थोड़ी तो सुविधा, थोड़ी तो वहाँ पर उन लोगों के लिए जो मजबूर है, उनको जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरी है, अगर उनमें थोड़ा तो वो बांटेंगे, शायद हमारे समाज ऐसे में नहीं रहेगा या फिर इस प्रकार नहीं रहेगा। तो कवि इसीलिए जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं धनी वर्ग और जो ऊंचे वर्ग जो हम कहते हैं, उन लोगों में और गरीब लोगों में जिस तरह का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर जो हम लोग कहते हैं, तो इसी कारण से कवि को ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि वो खुद झेले हैं उसे। गरीबी क्या है उन्हें पता है, एक एक पैसे के लिए बहुत तरसे हैं वो अपने जीवन में, तो उनको पता है कि किस तरह की स्थिति है। तो इसीलिए जो है निराला जी ऐसी सहानुभूति व्यक्त करते हुए इस महिला को लेकर वहाँ पर अपने भावों को अभिव्यक्त किए हैं, जहाँ तोड़ती पत्थर जहाँ पर कविता का भाग रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो कविता है समझ में आया होगा। तो कृपया आप लोग अच्छे से और एक बार कविता का विश्लेषण देख लीजिए, सुन लीजिए और प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। वही है, कविता के भाग में तो कोई अंतर नहीं है। 1 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के ससंदर्भ स्पष्टीकरण है। तो बार बार दोहरा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, कृपया मेरे जैसे ही एक एक भाग समाप्त होता है वैसे वैसे आप लोग उसका लिखते जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो अगर आपको समझ में कोई भाग नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, उसके लिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगली बार जो भी भाग है अगली कक्षा में फिर हम देखेंगे। धन्यवाद।